जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? हम लोग पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रिलेटेड टॉपिक है आज है आपका गरीबी। क्या है आपका? गरीबी। दूसरा है आपका बेरोजगारी। क्या जी? दूसरा आपका बेरोजगारी। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। इन तीनों टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तीनों टॉपिक इकोनॉमिक्स के संदर्भ से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन तीनों को एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही एमसीक्यू के साथ साथ अपन थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ पे थ्योरी अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 2 मिनट जो वीडियो पे नए हैं उनको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल में सीजी स्टडी जोन में सीजी स्टडी जोन में आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का यहाँ पे फ्री में आपको क्या करा जाता है? क्लास किया जाता है। फ्री में वीडियो दिया जाएगा, फ्री में पीडीएफ। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीडीएफ के लिए क्या करना है? आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 पे सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का पूरा कंप्लीट पढ़ चुका है। एक टॉपिक बचा है छत्तीसगढ़ का, और वो कौन सा टॉपिक है? आप लोग शायद बता सकते हैं। वो है साहित्य। क्या है आपका? साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार एक टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचे। इस टॉपिक को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में आज लगभग आपके 28 क्वेश्चन होंगे, 28 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसको लाइटली मत लेना। वैसे देख रहा हूँ कि आदमी अभी जो कल वीडियो डाला था, कल का जो वीडियो डाला था उसको देखे तो सब हैं, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं देखे हैं। जैसा कि वो लगभग 20-25 मिनट का 28 मिनट का है, उसको कुछ मिनट देखें, 15 मिनट 10 मिनट, ऐसा मत करो। वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन दिया हो ना, PYQ क्वेश्चन है, जो हर समय एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, आज भी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप उसको लाइटली मत लीजिए, अच्छे से सीरियस होके पढ़िए, ठीक। बाकी आप लोग की विचारधारा, क्योंकि आप लोग अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल तैयारी मतलब ग्राउंड जाना दोस्त, ग्राउंड जाना बहुत बड़ी बात होता है, वहाँ चक्कर लगाना बहुत बड़ी बात होता है। तो अच्छे से अगर कर रहे हैं फिजिकल, तो पढ़ाई भी अच्छे से करिए। बाकी एज यू विश। पहला क्वेश्चन आपका, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? ठीक है, निर्धनता किस प्रकार। अब निर्धनता से आशय क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। निर्धनता से क्या है? जब व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता, क्या बोलता है? मूलभूत आवश्यकता। ये मूलभूत आवश्यकता क्या होता है? मूलभूत आवश्यकता में जैसे कि आपका घर है, खाने के लिए है ना, स्वास्थ्य है, ये मूलभूत आवश्यकता है ना, कपड़े, मकान, घर, ये मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचने में असमर्थ हो, पूरा करने में असमर्थ हो, तो मौलिक ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सके, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके, उसी को ही निर्धनता या गरीब कहते हैं। याद रखेंगे, निर्धनता किसको कहते हैं? निर्धनता उसे कहते हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंचने में असमर्थ हो और मौलिक ज़रूरतों को भी पूरा ना कर सके, वह निर्धन या गरीबी होता है। यह एक बहुआयामी समस्या है। जो निर्धनता कौन सी समस्या है? बहुआयामी समस्या है। तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी समस्या है? बहुआयामी समस्या। निर्धनता कैसी समस्या है? बहुआयामी समस्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे को लोगों का आकलन करता है? देखो क्या पूछ रहा है, योजना आयोग तो पहली बात ये पुराना है। योजना आयोग के बजाय का क्या हो गया है जी? आपका नीति आयोग। क्या है आपका? नीति आयोग हो गया है। याद रखेंगे, योजना आयोग के बजाय नीति आयोग हो गया है। अब योजना आयोग के बजाय आपको नीति आयोग दिया जाएगा, ठीक है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग आकलन करता है। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर क्या करता है? आकलन करता है। ये जो है किसके आंकड़े के आधार पर करता है? ये जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर नीति आयोग जो है गरीबी रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। किसके आधार पर? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? चलो बताओ। मैं थोड़ा सा इसको फ्लाई मोड कर दूं, कहीं फ़ोन आया हुआ है। ओके, हुआ जी, हो गया। क्या बोला? भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? चलो बताइए। भारत का इथोपिया आपका एमपी को कहा जाता है क्या? किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कुपोषण के कारण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित हुआ? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में लागू हुआ। कब? 1976 में लागू हुआ। देखो सब में 1900 दिया गया है, लेकिन आंसर क्या होगा? 1976 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है? किसी देश में, बोल रहा है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है। क्या बोल रहा है? जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है, ये बोल रहा है। ठीक, तो अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटल इनकम बोलते हैं। जो पर कैपिटल इनकम है जितना ऊंचा रहेगा उतना ही जीवन स्तर भी ऊंचा रहेगा। ठीक, तो कल मैं पर कैपिटल इनकम बताया था छत्तीसगढ़ का और आपका इंडिया का, दो का बताया था। तो छत्तीसगढ़ में 147 रुपये दिया जाता है प्रचलित भाव में ना, और भारत में जैसे गांव के लोग बाहर पुणे आपका मुंबई जाते हैं तो वहाँ पे 185 रुपये दिया जाता है। ठीक, बाकी डेटा क्या है आप उसको बताइए। बाकी डेटा है 361 और यहाँ पे 854। ठीक है, देखो मैं भी कल का नहीं पढ़ा हूँ ना, लेकिन याद है 361 854 ये टोटल डेटा है, लेकिन 147 185 याद रखेंगे आपको बनेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय से हैं। जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है क्या? प्रति व्यक्ति आय से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी की विशेषता, अब आ गए अपन बेरोजगारी में, गरीबी खत्म, अब आ गए बेरोजगारी। देखो बेरोजगारी, अब बेरोजगारी के बारे में आपको मैं डिटेल थोड़ा सा बताऊं। बेरोजगारी में अलग अलग बेरोजगारी है। ठीक, पहला है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको लिखता हूं मैं, क्या है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या है? मांग में परिवर्तन होता है। किसमें? मांग में परिवर्तन, अपडेट नहीं परिवर्तन। जैसे कि एक समय में एग्जांपल लेते हैं, एक समय में रेडियो का डिमांड बहुत ज़्यादा था। रेडियो में क्रिकेट सुना जाता था, वहाँ पे गाने सुनते थे, सदाबहार ऐसा गाना चलता था रेडियो में। ठीक, अब रेडियो से चेंज होके क्या आ गया? एफएम आ गया। एफएम से भी चेंज होके क्या आ गया? अब आदमी अपने मोबाइल में ही प्ले स्टोर में जाके क्या बोलते हैं? ऑडियो देखते हैं, गाना सुनते हैं। ठीक, क्या देखते हैं? ऑडियो देखते हैं। ओके, तो ये मांग में परिवर्तन हुआ। पहले क्या था? रेडियो का ज़माना था, अब क्या आ गया? एफएम का ज़माना आ गया, या फिर आपका जियो सावन है, इन सब चीज़ों का आ गया। तो ये एक संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक, दूसरा देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या है आपका? घर्षणात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी पूछता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, वहाँ पर आपको परिभाषा दे के दिया रहेगा, बस एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, वहाँ पे बना लोगे। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन मतलब रेडियो के एक समय में ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रेडियो, अब रेडियो का काम ख़त्म हो गया दोस्त, अब आ गया एफएम। अब आ गया घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी मतलब अपडेट। ठीक, अपडेट क्या है? घर्षणात्मक बेरोजगारी आपका अपडेट है। अपडेट कैसे? जैसे कि एक समय में आपका मोबाइल जो था टिचकी वाला मोबाइल आता था। टिचकी वाला मोबाइल मतलब छोटा वाला मोबाइल जी, नोकिया का नहीं आता था। ठीक, क्या आता था? नोकिया का छोटा वाला मोबाइल आता था। अब आ गया मोबाइल के बजाय एंड्रॉयड आ गया है। छोटा वाला मल्टीमीडिया मोबाइल आता था, अब एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है। 4G आया, अब 4G के बाद अपडेट होकर 5G हो रहा है ना भाई, अभी 5G अपडेट हो रहा है। तो घर्षणात्मक में क्या होता है? अपडेट होता है, चीज़ें अपडेट होता है। जैसे कि आपका जो बाइक था BS4, अभी क्या हो गया? BS6 हो गया। अपडेट हो रहा है। तो दो प्रकार की बेरोजगारी देखिए, एक संरचनात्मक बेरोजगारी, एक घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक, तीसरी बेरोजगारी देखते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी जी? चक्रीय बेरोजगारी।
अब चक्रीय बेरोजगारी में क्या है, मांग पूरा खत्म हो जाना है। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, आपका मांग जो है पूरा खत्म हो जाता है, मांग जो है पूरा खत्म हो जाता है, ये चक्रीय बेरोजगारी है। ठीक, मांग क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, ये चक्रीय बेरोजगारी है। अब उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी के बाद आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसी को ही छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। अब देखो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी को आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं। देखो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी बोलेंगे, है ना, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका कृषि खेत है, मान लो आपका खेत, इस खेत में आप भी लगे हैं, आपके पापा भी लगे हैं, आपके भाई भी लगे हैं। ठीक, कितने लोग लगे हैं, 3 लोग लगे हैं। एक काम के पीछे कितने लोग लगे हैं, 3 लोग लगे हैं। इसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्या है, किसी कार्य में आवश्यकताओं से अधिक लोगों को लगे हों, अधिक लोग लगे हों और अतिरिक्त लोगों को कार्य से निकाल देने पर भी उत्पादन का स्तर वही बना रहे। देखो मान लो अगर ये आप हैं, ये आपके पिताजी, ये आपके भाई हैं, खेती कर रहे हैं, मान लो ये 1 एकड़ का खेती है। अब 1 एकड़ की खेती में मान लो आपको 25 कुंटल धान होता है, कितना, 25 कुंटल, 3 लोग कर रहे हैं। तब अगर मान लो इसमें से पिताजी भी निकल गए और भाई भी निकल गए, सिर्फ आप बचे, तो भी 25 कुंटल उत्पादन हो रहा है ना। इसी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं कि आवश्यकताओं से अधिक लोगों का लगा रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसी प्रच्छन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। कौन सा बेरोजगारी, आपका मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। कौन सा बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, ये आपके 3-4 प्रकार की बेरोजगारी बताए। एक संरचनात्मक बेरोजगारी है ना, दूसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फिर आपका चक्रीय बेरोजगारी, फिर आपका प्रच्छन्न या छिपी या मौसमी बेरोजगारी बताया मैं। तब देखो ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, कृषि की विशेषता है भाई, कृषि से संबंधित है वो। किसकी विशेषता है, कृषि की विशेषता है। देखो ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बी और सी, है ना, तो आप याद रखना सी इसका आंसर है। क्या है आपका, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 6वें का क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। जो मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है, भाई कृषि से संबंधित है। अभी बताया मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार वह अवस्था है, पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य होती। चक्रीय बेरोजगारी में क्या बताया, मैं बताया कि मांग पूरा खत्म हो जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी शून्य होती, घर्षणात्मक में अपडेट होता है। मौसमी बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी दोनों एक होता है। तो ये तो दोनों क्वेश्चन, ये दोनों आंसर होगा नहीं, एक तो ये या ये होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है इसलिए नहीं होगा। अब ये इसको लेना है या इसको लेना है, तो चक्रीय बेरोजगारी शून्य हो जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी शून्य हो जाती है, ये बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ये दो तो होगा नहीं, दोनों में से एक होगा। तो पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य हो जाती है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, देखो चक्रीय बेरोजगारी बताया, चक्रीय बेरोजगारी ऐसी अवस्था जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे आर्थिक तेजी है, आर्थिक मंदी है, ये क्या है, चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी शून्य हो जाती तो पूर्ण रोजगार की अवस्था बनती है, पूर्ण रोजगार की अवस्था बनती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आस्की 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। भारत में अधिकतम किस टाइप की बेरोजगारी, ये पूछा है, किस टाइप की बेरोजगारी है भारत में। भारत में अधिकतम मांग में परिवर्तन वाली बेरोजगारी है। जैसे कि एग्जांपल आपको बताऊं, अब मैं जैसे कि मांग में परिवर्तन वाली बेरोजगारी, जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या था, मांग में परिवर्तन था। एक समय में रेडियो था। अब भाई मान लो मैं टीचर, है ना, अब मैं एक समय में रेडियो, मेरे पिताजी मान लो रेडियो दुकान खोल के बैठे थे, पकड़ लिए, उसका नट ब्लूट कस रहे हैं, आ रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये रेडियो का डिमांड ख़त्म हो गया, ख़त्म। अब आ गया एफएम का। अब ये मेरे पिताजी अपने आप को अपडेट नहीं किए और वो रेडियो ही बनाते रह गए, तो उसकी बेरोजगारी होगा ना भाई, तो बेरोजगार हो जाएगा वो।
सीधी बात है, क्योंकि भाई रेडियो बना रहा था, अब रेडियो से आगे बढ़ा नहीं, मोबाइल बनाना सीखना था या उसको FM में जाना था या सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अपडेट करना था अपने आप को, अपडेट नहीं किया, इसलिए उसकी बेरोजगारी बढ़ गई। तो भारत में अधिकतम बेरोजगारी कैसी? संरचनात्मक बेरोजगारी है, क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं करना, मांग में परिवर्तन। समय के हिसाब से एक समय में आपका यूट्यूब को कोई नहीं जानते थे, आज यूट्यूब के जरिए आदमी करोड़ों अरबों कमा रहा है ना। तो बात वही है कि अधिकतम बेरोजगारी किसमें? संरचनात्मक बेरोजगारी में। अपने आप को परिवर्तन नहीं करना, मांग में परिवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बन चुकी है? अब इसका आंसर आप लोग दो। भाई हम बेरोजगार हैं, मैं हूँ, आप हो, सब लोग बेरोजगार हैं। जो पढ़ रहे हैं वो बेरोजगार है, सीधी बात है। जो पढ़ रहे हैं वो बेरोजगार हैं। अगर जो रोजगार रहता वो नहीं पढ़ते, है ना। मतलब या तो फिर उसके पास रोजगार है तो वो अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए पढ़ रहा है। कहने का मतलब अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है इसीलिए पढ़ रहा है, उसको अच्छे से चाहिए पोस्ट, इसीलिए पढ़ रहा है। तो जो बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है, कौन सी समस्या? अभी के देखा जाए तो शिक्षित बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है। इतने सारे शिक्षित हो गए हैं ना, खासकर लड़कियां इतनी शिक्षित हो गई हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं ना कि पूछो मत। तो शिक्षित बेरोजगारी हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन करवाया, ये कहाँ है? जिसने प्रथम भारतीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था। ये जो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट आपका MP ने तैयार किया था। मध्य प्रदेश ने लगभग 2002 से 2003 के समय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था। किसने? MP ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। कल इसको बताया था कि इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। अब मैं मानोगे नहीं, कल मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था, पर भी मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, है ना। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ बाकायदा। लगभग मेरे पास 700 से ऊपर कॉन्टेक्ट हैं, इन सबको मैं डेली व्हाट्सअप करता हूँ, है ना। व्हाट्सअप कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप वीडियो नहीं देख रहे हो। आपके लिए अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो आप उस चीज़ों को तो फॉलो करो, वीडियो तो देखो, भेज रहे हैं तो PDF भी भेजूंगा वीडियो के बाद, लेकिन वीडियो तो देखो। वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई लोग देख ही नहीं रहे, व्हाट्सअप जा रहा है, देख ही नहीं रहे। टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, लगभग 800 होने को है। 800 में से मुश्किल से अगर कोई वहाँ पे करेंट डलता है तो 200 से 300 आदमी इसको देखते हैं, बाकी भगवान जाने क्या करते हैं, किस लिए जुड़े हैं। कहने का मतलब ये है जी, अगर आप फिजिकल तैयारी कर रहे हो ना बाबू, फिजिकल बहुत डिफ़िकल्ट है। ग्राउंड जाके दौड़ना, सीन पेन होना, है ना, कमर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना ना, वो दौड़ता है वही जानता है कैसा होता है। जब मर के दौड़ रहे हो, अब फिजिकल निकल गया हो, जाके रिटर्न में बाबा जी हो जाओगे तो क्या मतलब नहीं होगा सिलेक्शन, तो क्या मतलब होगा? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका मेन एग्ज़ाम है, रिटर्न आप लोग सोच रहे होगे पुलिस का है तो ऐसी कम नंबर का आएगा, सरल पेपर आएगा, निकाल लेंगे। ठीक है, सरल आया, लेकिन कंपटीशन भी तो रहेगा ना। पोस्ट कितने हैं? मात्र 5000 पोस्ट, है ना, लगभग 5 से 6000। फॉर्म कितना गया है? 7 लाख। तो कंपटीशन बहुत है, इसीलिए बोलता हूँ या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, दो चीज़ करो, जान लगा दो या जाने दो। पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, मैं भी, मेरा पेपर है, पर भी मैं आपको 2-3 घंटे समय दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी मूर्खता है। ऐसा कोई टीचर नहीं करेगा ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जान लगा दो या फिर जाने दो, छोड़ो, नहीं होता। फिजिकल ग्राउंड जा रहे हैं ऐसे टाइम पास के लिए, अपना फिटनेस बनाने के लिए, ये सोच के आप ग्राउंड जाओ। रिटर्न अगर नहीं करना है तो रिटर्न करना है तो रिटर्न डेली पढ़ना पड़ेगा, या मेरे से पढ़ो या कोई टीचर से पढ़ो। अब अभी जैसे ये क्वेश्चन बताया, मैं मजाल है, सही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा,
चलो मैं मान जाऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये 12 क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर यहाँ पे लिखना। अगर इसका आंसर ए होगा तो ए लिखना, बी होगा तो बी लिखना, सी होगा तो सी और डी होगा तो डी। किसमें? कमेंट में करो। जो इसका मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, मैं मानूंगा कि वही लोग एकदम सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं जो इसको कमेंट करेगा। 12 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं कल बताया था, कल की वीडियो में बताया हूँ ना इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। 12 के बाद ABCD लिख के भेजो, समझूंगा वही ढंग से पढ़ाई कर रहा है, बाकी तो ना अपने आप को, अपने माँ बाप को बुद्धू बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? देखो, पर कैपिटल इनकम। क्या? पर कैपिटल इनकम। भारत का और छत्तीसगढ़ का कल बताया हूँ, रट लेना जो बताया हूँ ना। तो आपका प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्या है आपका? प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। एक ऑप्शन ए। बी में बताया गया विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भागित है ना, ऐसे भागित हैं, यहाँ पे विशुद्ध है, क्या है आपका? विशुद्ध और जनसंख्या, ऐसे भाग का निशान है। ठीक। तीसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद भागित जनसंख्या। ये 3 है। अब 3 में जाने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप बता रहा हूँ आपको। कहाँ पे बताऊँ जी? यहाँ पे जगह है कि? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है। देखो, एक बार बार सुनोगे जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो ना, तो एक सुनोगे सकल घरेलू उत्पाद। क्या है आपका? सकल घरेलू उत्पाद। दिमाग में बैठा लेना ना, GDP बोलते हैं इसको, इंग्लिश में GDP। सकल घरेलू उत्पाद अलग होता है, एक होता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये अलग होता है, इसको बोलते हैं GNP। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है? मान लो ये आपका घर है, ठीक। अब घर में, जैसे मैं अपने घर में 5 सदस्य हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझना। मेरे घर में टोटल 5 सदस्य, हम लोग 3 भाई, पापा और मम्मी करके 5 सदस्य। ये मेरा घर है, ये एक मेरा घर है, यहाँ हम लोग 5 सदस्य हैं। तो क्या बोल रहा है? मेरे घर के सीमा के अंदर 1 साल के अंदर जो भी उत्पादित सभी वस्तु और सेवा है, जो भी उत्पादित सभी वस्तु सेवा मतलब जो मेरा पापा इनकम कर रहा है खेती से, जो मेरा भाई अपना इनकम कर रहा है धंधा पानी से, छोटा भाई धंधे पानी से, और मैं, इन सब को जैसे कि इन सब को मिलाकर अंतिम मूल्य को ही क्या बोला जाता है? आपका GDP या सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक। जैसे इसको भारत के पर्पज से देखें, जैसे भारत में जियो है, जियो मान लो साल का 500 रुपया कमाता है। यहीं पे आपका 2 मिनट ना, यहीं पे आपका यूट्यूब है। क्या है आपका? यूट्यूब को Y से डिनोट करो ना, यूट्यूब है। यूट्यूब कितना कमाता है? 200 रुपये कमाता है। तो एक सीमा हुआ, ठीक। ये देश की सीमा हुआ, भारत की सीमा है ना। ये भारत देश की सीमा के अंदर 1 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाएं। मैं वहाँ पे बोल दिया पापा जो करते हैं, लेकिन एक्चुअल परिभाषा है वस्तु एवं सेवाएं। तो वस्तु एवं सेवाएं में से वही होगा ना। ये मेरा घर है, मेरे घर में मेरे पापा क्या कर रहे हैं? कृषक हैं, कृषि हैं, भाई व्यापार है, व्यापारिक है। तो उसी को बोल रहा हूँ वस्तु एवं सेवाएं का अंतिम मूल्य। क्या अंतिम मूल्य ही क्या है? GDP है, सीधी बात। तो जियो कितना कमा रहा है? 500 रुपये। यूट्यूब कितना कमा रहा है? 700 रुपये। ये 700 रुपये ही क्या है आपका? GDP। ये 700 रुपये क्या है आपका? GDP, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, समझ में आया सकल घरेलू उत्पाद? एक बार फिर से बताता हूँ, ये देश के सीमा भीतर के अंदर 1 साल में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। जैसे जियो 500 रुपये कमा रहा है, यूट्यूब 200 रुपये कमा रहा है, तो दोनों को मिलाकर टोटल हुआ 700। यही 700 क्या है आपका? GDP है। क्या है? GDP। सरल भाषा में, अब इकोनॉमिक्स के भाषा में जाओगे तो अलग है, इस सरल भाषा में ये हो गया GDP। अब GDP के बाद अपन पढ़ते हैं क्या है? पूरा मिट गया दोस्ती। ये है आपका GDP के बाद है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? GNP। ठीक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हुआ क्या है आपका? भारत। ठीक, भारत की सीमा, देश के भीतर जियो कंपनी कमा रहा है 500 रुपये, यूट्यूब कमा रहा है 200 रुपया।
ठीक, अब यहाँ पे जितने निवासी हैं उनमें से कोई आदमी कहाँ विदेश गया है, मान लो सुरेश नाम का कोई आदमी विदेश गया है, वहाँ पे कितना कमा रहा है ये भाई जी, 200 रुपये कमा रहा है, कहाँ, विदेश में। तो इन सबको मिलाकर, ठीक, इन सबको मिलाकर नहीं, ये जो सुरेश है और आपका जियो कंपनी भारत का है, तो आपका जियो प्लस आपका सुरेश, इन दोनों को मिलाकर जियो का कितना 500 रुपये प्लस सुरेश 200 रुपये बराबर 700 रुपये क्या हो जाएगा आपका GNP। कहने का मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, एक देश के भीतर, देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें आपका जो विदेशी कंपनी कौन है, यूट्यूब, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर देखा जाए तो 5 2 7 और 7 2 9, टोटल हो रहा है 900। अब विदेशी मूल्य कितना है, 200 रुपये यूट्यूब, तो टोटल बना आपका 700 रुपये GNP। तो ये है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों में अंतर मैं आपको अपने से कोशिश की अच्छे से समझाने की। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको भी पूछा जाता है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को NNP बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो ये बताया भारत है, भारत में 500 रुपये कौन कमा रहा है, जियो कमा रहा है, यूट्यूब कमा रहा है 200 रुपये। ये जो बाहर निकला भाई अपना सुरेश, ये भी 200 रुपये कमा रहा है। अब भाई टोटल कमाओगे तो ख़राब भी तो होगा, कुछ चीज़ें खर्चा भी होगा, हराश भी होगा, है ना। तो कितना हुआ, मान लो हराश आपका 100 रुपया, कितना हुआ 100 रुपया। तो आपको GNP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्ती, GNP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, इसमें हराश को माइनस कर दो, टोटल हराश को माइनस कर देना है, इसमें विदेशी मूल्य को तो शामिल करना ही नहीं है। GNP निकालने के लिए आपका टोटल क्या था, रुको, NNP बराबर क्या होता है, NNP बराबर GNP माइनस हराश। GNP कितना था, 700 रुपये था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोल रहा हूँ ना, कितना था 700 रुपये, और हराश कितना है आपका 100 रुपये, तो NNP कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कहने का मतलब सीधी बात, एक बार रिपीट करता हूँ, ये आपका भारत है, मान लो ये भारत में जियो कंपनी 500 रुपये कमा रहा है, यूट्यूब 200 रुपये कमा रहा है। आपका कोई भाई गया है विदेश, ऑस्ट्रेलिया, 200 रुपये वहाँ कमा रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा, NNP क्या होता है, NNP का ये सूत्र याद रखना, NNP बराबर आपका GNP, आपका क्या होगा, GNP क्या होगा, GNP मतलब शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा माइनस आपका हराश। तो अपन GNP पढ़े थे 700 रुपये, हराश 100 रुपये, तो आपका NNP कितना हो जाएगा दोस्ती, 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 600 रुपया। ओके, ये होगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये होगा। ठीक, बाकी आप लोग नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। वैसे मेहनत किया हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय का सूत्र। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होगा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। आंसर नंबर बी से आपका बाहुबली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में खनन उत्खनन को शामिल किया गया है। देखो ये क्वेश्चन भी कल बताया हूँ, जो खनन उत्खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। आप लोग इसका आंसर को कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, खनन उत्खनन कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में अधिकतम योगदान किस क्षेत्र में है। आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ाने में अधिकतम योगदान किसका रहेगा, अधिकतर किसका रहता है, सेवा क्षेत्र का। अभी सेवा क्षेत्र है जो 60% है, किसमें, GDP में। GDP क्या हो जी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 60% है अभी 2023-24 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है, देखो यहाँ पे पूछा है, आरआई में पूछा है, आमीन में पूछा है, आपका सहायक ग्रेड का एग्ज़ाम होता है SDAG, उसमें भी पूछा 2017 में। भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्षों को आधार वर्ष है? जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्षों को आधार वर्ष माना गया है? तो इस अभी देखो, अभी विचार चल रहा है ना, क्या चल रहा है विचार, अभी घोषणा नहीं हुआ है। 2017-18 का विचार चल रहा है, अपडेट में है आपका 11-12, अपडेट में है 11-12, विचार चल रहा है 17-18, इससे पहले था 4-5, तीनों डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर का प्रमुख कारण। देखो, कृषि क्षेत्र में न्यून वृद्धि दर, जो कृषि करते हैं ना वो उसका आंसर आराम से दे देंगे। देखो क्यों है कृषि दर में हमारे वृद्धि का कम होने का कारण? आधुनिक तकनीक के प्रयोग में कमी, सही हो सकता है, सही हो सकता है। सिंचाई सुविधा का अभाव, ये भी सही हो सकता है। वर्षा की कमी, तो सिंचाई सुविधा में आ गया तो इसलिए कैंसर है। खाद के उपयोग में कमी, तो अभी खाद का उपयोग कमी कहाँ है, यहाँ तो दबा के डालते हैं, तो ये होगा नहीं, ये दोनों में से एक होगा। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो कौन एकदम सूटेबल आंसर होगा? इसका आंसर होगा सूटेबल आपका आधुनिक तकनीक के प्रयोग में कमी। किसकी? आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में कमी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय, CSO का मुख्यालय, तो इसका इम्पोर्टेंट याद रखना, इसकी स्थापना, CSO की स्थापना पूछा जाता है ना आपका 2 मई। वैसे आप लोगों को बाहर का आवाज़ आ रहा होगा शायद, गाना चल रहा है भाजी टोरे बराबे। अभी कितना बजा है? 12 बज रहा है रात का, रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 बज रहा है, गाना बज रहा है, शादी हो रहा है मोहल्ले में शायद। ठीक है, आ रहा होगा तो थोड़ा सा लाइट दिमाग से हटा दीजिए। 2 मई आपका 1951, कब? 2 मई 1951 को किया गया। किसका? CSO का मुख्यालय, CSO की स्थापना हुआ 2 मई 1951 को किया गया। ठीक है, यह जो है CSO है, CSO का मुख्यालय कहाँ है जी? CSO का मुख्यालय आपका दिल्ली, कहाँ है आपका? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है, CSO का मुख्यालय दिल्ली में। यह जो है भारत में राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति की गणना करता है। ये किसकी गणना करता है दोस्त? ये किसकी गणना करता है? आपका राष्ट्रीय आय व मुद्रास्फीति, ये दोनों की गणना कौन करता है? आपका CSO इसकी गणना करता है। ठीक, आंकड़े जुड़ाने का काम NSSO है, लेकिन गणना करने का काम CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना देखो, स्थापना बताया 2 मई 1951, मुख्यालय दिल्ली बताया, गणना किन किन का? राष्ट्रीय आय मुद्रास्फीति का गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय अनुमान का संगठन, अभी बताया, राष्ट्रीय अनुमान का संगठन CSO द्वारा लगाया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का, जो देश है, मान लो भारत देश है, उसके आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त मापदंड, आर्थिक विकास, इसको अंडरलाइन करेंगे ना, क्या बोल रहा है? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त मापदंड क्या है? आपका मानव विकास सूचकांक में सुधार, किसमें? HDP, मानव विकास सूचकांक में सुधार, इसका इम्पोर्टेंट है, किसका? आर्थिक विकास में ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आर्थिक वृद्धि दी है ना, आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप, ये प्रति व्यक्ति आय होगा। वृद्धि देगा तो प्रति व्यक्ति आय है, विकास दिया तो मानव विकास सूचकांक, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की विनिर्माण नीति कब जारी किया? ये कब जारी किया? 4 नवंबर 2011, 4 नवंबर 2011, दिमाग में छाप लो, 4 नवंबर 2011 को भारत सरकार के विनिर्माण नीति जारी किया गया। पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किया था। भारत में जो राष्ट्रीय आय है, किसका? जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रथम आकलन किसने किया था, ये पूछा है। किसने किया था जी? भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? आपका दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी।
इम्पोर्टेंट याद रखना, कब किया था? 1868 में। कितना? 1868 में दादा भाई ने प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कितना रुपए? मात्र 20 रुपये। ये भी याद रखेंगे। कितना? प्रथम बार इसने आकलन किया था, 20 रुपये का आकलन किया था। मतलब उस समय 1 रुपया एक आदमी कब? 1868 में 20 रुपया था साल का। अब हो गया कितना? 1,85,854 हो गया है। कितना बढ़ गया सोचो। ठीक। राजकोषीय घाटे को परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटे को, जो राजकोषीय घाटा है उसको परिभाषित किया जाता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां सरकार द्वारा लिए गए ऋण को छोड़कर। कुल व्यय और कुल प्राप्तियां। कुल व्यय, मान लो आपकी इनकम है 10,000। ठीक। इस 10,000 में 5,000 क्या कर दिए दोस्त? व्यय कर दिए। अब टोटल इनकम कितना है आपका? 10,000, और दोनों को माइनस करेंगे, बचेगा वही आपका राजकोषीय घाटा है ना? क्या? आपका राजकोषीय घाटा, क्योंकि आपकी टोटल आय कितनी है? प्राप्तियां, मतलब आपको इनकम कितना हो रहा है? 10,000 हो रहा है। इसमें आप व्यय कितना कर रहे हैं? मान लो 5,000 कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये बचेगा, वही राजकोषीय घाटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन जीडीपी का 50% या उससे अधिक हो तो अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था की कुल उत्पाद का 50% बोला। कितना? 50%। तो कैसी अर्थव्यवस्था किस प्रकार में होगी? वो कृषि अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि से संबंधित है, और 50% से अधिक तो कृषि अर्थव्यवस्था होगा भाई, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1950 से 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति क्या थी? जो 1950 से 90 के बीच भारत की व्यापार नीति क्या थी? इन चारों में से क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आय प्रतिस्थापन। इसका आंसर हो जाएगा आय प्रतिस्थापन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है यदि, देखो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की, देखो ये भारत मान लो। ठीक। एक समय में भारत 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या थी, अभी 1 अरब 40 करोड़ हो गए। तो भाई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा अधिक कब होगी? जब ये जनसंख्या ना 1 अरब 40 करोड़ हो गया, वो स्थिर होगा ना। क्या होगा? स्थिर होगा, कम होगा, स्थिर होगा, तभी क्या बढ़ेगा? आपका प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगा। और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वो देश विकासशील देश है। विकसित नहीं, विकासशील नहीं, विकसित देश है। जैसे अमेरिका, कनाडा, ये चीन, ये विकसित देश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। अब ये दो में तो आपको कंफ्यूज खत्म हो जाएगा, है ना। ये दो बचेगा, एक तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। ठीक। दोनों में से एक बताना है। तो देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। आप लोगों को मैं बताया हूँ सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ये देश है, यहाँ पे जियो कंपनी 500 रुपया कमा रही है, यूट्यूब कितना कमा रहा है? 200 रुपया कमा रहा है। इन दोनों को मिलाकर, चाहे विदेश की कंपनी हो, इसी टोटल को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तो टोटल हम लोग 28 टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए, एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं अपने से पूरा मेहनत किया हूँ आप लोगों को समझाने का। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर दीजिए जी। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी आप लोगों का है विचार। ठीक। ओके, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।